हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सबसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं फिनेस्ट्रो की टीम से आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में एक जानकारी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिनके भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, उनको रिटायरमेंट के समय एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट मिलता है, और उसके बाद भी हर मंथ उनको फैमिली सपोर्ट के लिए एक पेंशन का अमाउंट आता है, जो कि कई केसेस में काफ़ी हैंडसम अमाउंट आता है और जो टाइम टू टाइम बढ़ता भी रहता है, जस्ट लाइक सैलरी। ये पेंशन पाने के लिए पहले गवर्नमेंट जॉब वालों की सैलरी में से कुछ अमाउंट माइनस हो जाता था, और वो एक्यूमुलेट होके आपके एट द एज ऑफ 60 के बाद आपको पेंशन आनी शुरू हो जाती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकार ने ये पेंशन सिस्टम जो है बंद कर दिया है। अब कोई भी पेंशन प्लान जो है वो मैंडेटरली आपको नहीं लेना पड़ता। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल पेंशन स्कीम की स्कीम चलाई हुई है, जिसके अंदर आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ईजी वे में है। आइए मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब हम जानते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम होती क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम जो है एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, और ये ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए होता था, लेकिन अब ये कोई भी एम्प्लॉयज़ या इवन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी लोग ये ले सकते हैं। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये मैंडेटरी है, पेंशन गवर्नमेंट डिडक्ट करके एक्यूमुलेट करती है। ये वॉलेंट्री है, जैसे कि आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। पहले ये मैंडेटरली होती थी, पेमेंट आपका माइनस करके सैलरी मिलता था। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। कोई सोचे कि बीच में आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म प्लान है। एट द एज ऑफ 60 के बाद ही इसमें आपको विड्रॉल होगा। और ये प्लान जो है PFRDA के अंदर चलता है, जिसका फुल फॉर्म जो आपको बताऊं, पेंशन फाइनेंशियल रेगुलेटरी, PFRDA के अंदर रजिस्टर है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये जो स्कीम है अब ये मैंडेटली कवर्ड नहीं रह गई है 1 अप्रैल 2004 के बाद से। अब इसमें जानते हैं कि कौन NPS में इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा, कोई भी 18 to 70 की एज में कोई भी इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है वाई टू इन्वेस्ट इन NPS, कि हम लोग क्यों NPS में इन्वेस्ट करें, क्यों ना हमारी जो सैलरी है वो पूरा एंजॉय कर लें। लेकिन आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब आप काम नहीं कर रहे होंगे और जब शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा होगा, खर्चे तो तब भी चलते रहेंगे, एक्सपेंस तो आपको तब भी पे करने पड़ेंगे। तो आज आपकी करंट सैलरी में से क्यों ना ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जो आपको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर सैलरी आती रहे जब आप काम ना कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट NPS में इसलिए भी करना चाहिए, ये तो एक बेनिफिट मैंने आपको बताया, उसके एडिशनल बेनिफिट के साथ में हायर रिटर्न्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक पोर्शन जो है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपको मार्केट के बढ़ते समय के साथ में एक हायर रिटर्न्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब आप कहेंगे कि मार्केट तो रिस्की होती है। मार्केट रिस्की को संभालने के लिए इसमें रिस्क असेसमेंट भी किया जाता है दोस्तों, कि आपका पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं लगा दिया जाता। आपका एक रेंज बाउंड अमाउंट इक्विटी में लगाया जाता है, कुछ अमाउंट डेट में, इसका मतलब डिवेंचर्स में, इसका मतलब आपके फिक्स्ड रेट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है, ताकि आपका जो पैसा है वो सेफ रहे और पूरा बर्डन जो है आपका रिस्क पे ना चला जाए। और भी सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया जाता है। इसका मतलब कि इक्विटी मोर रिटर्न मोर रिस्क, उसमें एक लेट्स सपोज 50% अमाउंट लगाया जाएगा, 25% अमाउंट डिवेंचर, दैट इज फिक्स्ड रेट ऑफ सिक्योरिटी जो कि कंपनी लेती है। और उसके बाद में और भी सेफर साइड के लिए 25% या उससे कम का अमाउंट आप गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके जो 80C का अमाउंट है उसमें तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं, 80C के 1.5 लाख तक का बचा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त डिडक्शन आप 80CC D सेक्शन में ले सकते हैं। और अगर बात करें इसके मैच्योरिटी अमाउंट की, तो विड्रॉल पे आप अगर 60% तक का अमाउंट विड्रॉ कराते हैं तो वो भी 100% इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट रहता है। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन NPS। तो जैसा आप जानते हैं कि NPS को PFRDA रेगुलेट करता है, इनके ऑपरेशंस को सारा PFRDA रेगुलेट करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो इसमें आपने एक अकाउंट खुलवाना होता है। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको POP यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जो कि बैंक भी हो सकते हैं, उनको आपको फाइंड आउट करना है। आप बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक KYC करके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलने के बाद एक इनिशियल पेमेंट करने पे आपको एक प्रान नंबर, दैट इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, आपको अलॉट किया जाता है। उस
प्रान नंबर को आपने संभालना होता है, जस्ट लाइक पैन नंबर, आधार नंबर। ये आपका रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, इसके अंदर ही पैसा सारा आपका इन्वेस्ट होगा। अब पैसा इन्वेस्ट हो गया, अब उस पैसे को मार्केट में कौन लगाएगा, कैसे वो पैसा इन्वेस्ट होगा, किसकी इंटेलिजेंस पे आप डिपेंडेंट रहेंगे, उसके लिए आपको एक फंड मैनेजर अपॉइंट करना होता है, फंड मैनेजर चूज करना होता है। जैसे कि आप HDFC को कर सकते हैं, ICICI कर सकते हैं, SBI कर सकते हैं। तो डिफरेंट फंड मैनेजर्स, फंड हाउसेज जो है इस काम को करते हैं आपके लिए। तो आपको उस अकाउंट में वो मैप करना होता है, इजीली है, ऑनलाइन हो जाता है। आपको फंड मैनेजर चूज करना है जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिसकी इंटेलिजेंस पे आप ट्रस्ट करते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको इक्विटी, डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड, मोर इक्विटी मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, डेट लोअर रिस्क लोअर रिवॉर्ड, और गवर्नमेंट बॉन्ड 0% रिस्क एंड लो रिटर्न्स। तो आपको इसमें वेटेज देना होता है कि कितना पैसा आपने इक्विटी में लगाना है, कितना डेट में लगाना है। इक्विटी का मतलब शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स आप शेयर मार्केट में देखते हैं। तो आपको रेंज देनी होती है, उस रेंज देने के बाद में आपको ये स्टार्ट करना होता है। मंथली इन्वेस्टमेंट होगी तो आप मिनिमम, जो अगर मंथली की बात करें तो आप 500 तक पेमेंट मिनिमम कर सकते हैं, और अपर लिमिट की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन की बात करें दोस्तों, तो एनपीएस में आपको 10 से 12% तक इंटरेस्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन रहती है, जो कि हम हिस्ट्री मतलब कि बैक जो डाटा अब तक हम अचीव कर चुके हैं, मतलब 2004 से लेकर अभी तक जो डाटा हमारे सामने है उसमें ये देखा गया है कि 10 से 12% जो आप रेंज डिसाइड करते हैं उस पर आप इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं तो रिटायरमेंट तक इसमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये फोकस्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप प्री मैच्योर कर सकते हैं तो वो फोकस्ड नहीं है, वो पैसा कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंट नीड्स के हिसाब से। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी फोकस्ड है, रिटायरमेंट को लेके बनाई गई है, इसीलिए इसमें प्री मैच्योरिटी अलाउ नहीं करी है। आपका जो रिटायरमेंट पीरियड है उसी को आप इंजॉय कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल मार्केट रिलेटेड रिस्क है, लेकिन मैंने बताया कि रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क अच्छा पसंद करते हैं, एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं, तो आप ज़्यादा रेंज दे सकते हैं इक्विटी मार्केट को। लेकिन आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी मार्केट को कम रेंज दे सकते हैं। अभी इसके कंपैरिजन में अगर हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की बात करते हैं तो उसमें आप रिटर्न थोड़ा अच्छा ले सकते हैं, 11 to 14% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें और लॉक इन पीरियड भी उसमें 3 साल का रहता है। जैसा मैंने बताया वो फोकस्ड नहीं रहता, उसका पर्पज सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए किया जाता है। मार्केट रिलेटेड रिस्क इसमें भी रहेगा। अब बात करते हैं इसी के मार्केट में एक पैरेलल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की पीपीएफ में आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न जो है 7.1% गारंटेड है, जो कि बहुत कम है एनपीएस से, लेकिन लॉक इन पीरियड कम है। अगर आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि भाई ज़्यादा सेफ चाहिए, 100% सेफ, तो ये रिस्क फ्री रहेगा। लॉक इन पीरियड भी 15 साल का रहता है। इसके अलावा एफडी जो टैक्स सेवर एफडी रहती है, जो 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, रिटर्न आप जानते हैं 5 to 7% तक इसमें रहता है और ये रिस्क फ्री है। एक एडिशनल बात जो बताना चाहूँगा, चारों प्रोडक्ट जो है टैक्स रिलेटेड सेविंग है, सब में आपको टैक्स की सेविंग होती है। लेकिन जहां बात करते हैं एएलएसएस की, एनपीएस की, तो एनपीएस में मैच्योरिटी का अमाउंट 60% अगर विड्रॉल करते हो तो एग्जेम्प्ट रहता है। 40% का आपको एन्यूटी लेना होता है, जो मंथली आपको पेंशन आती है। ईएलएसएस में भी अगर आपका गेन 1 लाख रुपए तक है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख आपका एग्जेम्प्ट रहता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ईएलएसएस टैक्स फ्री मैच्योरिटी है। पीपीएफ में 100% टैक्स फ्री होता है, जो भी इंटरेस्ट पीपीएफ का होता है वो 100% एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन एफडी के अंदर एक नुकसान ये रहता है, एक तो इंटरेस्ट भी कम है, ऊपर से उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल रहता है। एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा आप कह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और भी जानकारी के लिए फॉलो करते रहें फाइनेंस को। थैंक यू।